नमस्कार दोस्तों, भारत का भूगोल टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की टेस्ट सीरीज का टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज को। यह है पहला प्रश्न, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको बतलाना है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। ए है अनाईमुडी, बी है दोदा बेटा, सी है अमरकंटक और डी है महेंद्रगिरी। तो आपको बतलाना है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से सही आंसर कौन सा रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए, अनाईमुडी पर्वत चोटी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों, यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है जो केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जबकि दोदा बेटा की ऊंचाई 2637 मीटर है। अमरकंटक की ऊंचाई 10,048 मीटर है और महेंद्रगिरी की ऊंचाई 15,001 मीटर है। तो ये ऊंचाई के अनुसार इसकी रूपरेखा रहती है, तो जिसके आधार पर अनाईमुडी जो है वो दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो आपको बताना है कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रृंखला है। ए है विंध्यन पर्वत, बी है सतपुड़ा श्रेणियां, सी है राजमहल पहाड़ियां और डी ऑप्शन है अरावली पहाड़ियां। तो आपको बतलाना है विंध्य, सतपुड़ा, राजमहल और अरावली पहाड़ियों में से नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पहाड़ी समूह स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा बी, सतपुड़ा श्रेणियां, जो कि नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। दोस्तों, सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिण भाग पर ताप्ती नदी बहती है, जो इस पहाड़ी क्षेत्र की मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो आपको बतलाना है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन के आधार पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है हिमालय पर्वतमाला, बी ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, सी ऑप्शन है विंध्यन पर्वतमाला और डी ऑप्शन है सतपुड़ा पर्वतमाला। तो आपको बतलाना है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला का चुनाव करना है। हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, विंध्यन पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला में से। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा बी, अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है। आपको बतलाना है कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है वो निम्न जो भाग दे रखे हैं ए, बी, सी, डी ऑप्शन में, तो किन राज्यों में स्थित है। ए ऑप्शन है राजस्थान, बी है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है ओडिशा और डी है आंध्र प्रदेश। तो आपको बतलाना है कि अरावली का विस्तार किन राज्यों के अंतर्गत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा इन ऑप्शन के आधार पर ए, क्या रहेगा, राजस्थान के अंतर्गत इस अरावली श्रृंखला का विस्तार है। दोस्तों,
अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक विस्तृत रहती है। तो जिसके आधार पर इस ऑप्शन के आधार पर इसका सही आंसर क्या रहेगा? राजस्थान रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो दोस्तों आपको बतलाना है कि जहां पर भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट एक दूसरे से मिलते हैं वह पहाड़ी समूह कौन सा है? तो ए ऑप्शन दे रखा है अन्नामलाई पहाड़ी, बी ऑप्शन है कार्डामम पहाड़ी, सी ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी और डी ऑप्शन है सेवराय पहाड़ी। तो आपको बतलाना है कि अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डामम पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और सेवराय पहाड़ी में से कौन सी वो पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को जोड़ती है, इन दोनों के मध्य अवस्थित है। तो उस पहाड़ी का नाम बतलाना है आपको कि सही आंसर कौन सा रहेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। कौन सी पहाड़ियां हो जाएगी? नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंतर्गत मिलती है। दोस्तों पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा रहता है? दोदा बेटा। इन पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर रहती है, जो इसकी मूलभूत विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बतलाना है कि जो ऑप्शन में पहाड़ियां दे रखी है उन पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ए ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियां, बी है पालनी पहाड़ियां, सी है नंदी पहाड़ियां और डी है नीलगिरी पहाड़ियां। तो आपको बतलाना है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? अन्नामलाई पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी है, नंदी पहाड़ियां हैं या फिर नीलगिरी पहाड़ियां हैं। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा डी। नीलगिरी पहाड़ियां जो है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियां भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का ही हिस्सा है। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य से फैली है? तो आपको बतलाना है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, जिनमें ए ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला, बी है सतपुड़ा पर्वतमाला, सी है अजंता और डी है सह्याद्री। तो आपको बतलाना है कि इन चारों पहाड़ियों में से कौन सी पर्वत श्रेणी ऐसी है जो कि एक ही राज्य के अंतर्गत फैली हुई है, अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री में। तो आपको सही आंसर की खोज करनी है। इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर कौन सा रहेगा? सही आंसर रहेगा सी। अजंता की पहाड़ी जो है वो केवल एक राज्य में विस्तृत है। अजंता का विस्तार जो है वो केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में रहता है, जिनमें अगर देखा जाए अरावली पर्वतमाला, अरावली का विस्तार जो है वो गुजरात से राजस्थान होते हुए हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली तक जो है वो अरावली का विस्तार रहता है। इसी प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास सतपुड़ा पर्वतमाला जो है इसका विस्तार जो है वो गुजरात से छत्तीसगढ़ तक रहता है और सह्याद्री पर्वतमाला का विस्तार जो है वो गुजरात से तमिलनाडु तक रहता है। तो इस प्रकार से अजंता श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियां जो है जो ऑप्शन में दे रखी है वो सभी की सभी
एक से अधिक राज्यों के अंतर्गत विस्तृत रहती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो आपको बतलाना है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, बी है सह्याद्री पर्वत, सी है दक्कन पठार और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ए है नीलगिरी पर्वत, बी है सह्याद्री पर्वत, सी है दक्कन पठार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर की खोज करनी है कि प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा आपका बी। क्या रहेगा? बी। सह्याद्री पर्वत जो है वो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के अंतर्गत जो पश्चिमी घाट का है उसका नाम रहता है। दोस्तों इसमें देखा जाए तो पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, जो इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। तो अर्थात सह्याद्री पर्वत ही क्या रहता है? पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत ही क्या कहलाता है? सह्याद्री पर्वत कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको इनमें खोज करनी है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत नहीं है। ए ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, बी है हरिश्चंद्र श्रेणी, सी है मांडव पहाड़ियां और डी है सतमाला पहाड़ियां। तो इस प्रकार से आपको बतलाना है कि महाराष्ट्र में जो पहाड़ी समूह हैं तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पहाड़ी समूह है जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत अवस्थित नहीं है, तो वो आपको बतलाना है कि कौन सा रहेगा। तो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। बालाघाट, हरिश्चंद्र, मांडव या सतमाला में से कौन सा सही रहेगा जो कि महाराष्ट्र में विस्तृत नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा सी। मांडव पहाड़ियां जो है वो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। दोस्तों यह पहाड़ी जो है वो गुजरात राज्य में अवस्थित है। तो मांडव पहाड़ी का संबंध किस राज्य से रहता है? गुजरात राज्य से रहता है, जबकि अन्य सभी पहाड़ियां जो ऑप्शन में दे रखी है वो सभी जो है वो कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत विस्तृत रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महादेव पहाड़ियां भाग है। तो आपको बतलाना है कि महादेव पहाड़ियां जो है वो किसका भाग है। ए ऑप्शन है सतपुड़ा का, बी है विंध्यन का, सी है पश्चिमी घाट का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतलाना है कि महादेव पहाड़ियां किसका भाग है? सतपुड़ा का, विंध्यन का, पश्चिमी घाट का या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए। सतपुड़ा का भाग कौन सा है? महादेव पहाड़ियां रहती है। दोस्तों यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मेकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के पश्चिमी सीमा तक विस्तृत है, जो इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। और इसी के आधार पर जो है वो महादेव पहाड़ियां जो है वो किसका भाग रहती है? सतपुड़ा पर्वतमाला का ही भाग रहती है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, धूपगढ़ श्रेणी स्थित है। तो आपको बतलाना है कि धूपगढ़ का संबंध किससे है। ए जो है वो है सतपुड़ा रेंज में, बी है मेकाल रेंज में, सी है विंध्य रेंज में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतलाना है कि धूपगढ़ चोटी का संबंध किससे रहता है। तो धूपगढ़ चोटी का संबंध किससे रहता है? सतपुड़ा से, मेकाल से, विंध्यन रेंज से या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? सही आंसर रहता है ए। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत जो है वो धूपगढ़ चोटी स्थित है।
दोस्तों सतपुड़ा की सर्वाधिक ऊंचाई जो है वो महादेव पहाड़ी की धूपगढ़ चोटी पर रहती है। तो धूपगढ़ चोटी का संबंध किससे है? महादेव पहाड़ी से। और महादेव पहाड़ी किसका भाग है? सतपुड़ा पहाड़ी का ही भाग रहता है। तो इस प्रकार से धूपगढ़ का संबंध किससे हो जाता है? सतपुड़ा रेंज से संबंध हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से मध्य भारत में स्थित कौन सी पर्वत श्रेणी है जो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है? तो मध्य भारत की चोटी का नाम बताना है जो कि गुजरात से लेकर के और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है, जिसमें ए ऑप्शन है आपका सतपुड़ा श्रेणी, बी है अजंता श्रेणी, सी है अरावली श्रेणी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बतलाना है कि निम्न चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक विस्तृत पर्वत श्रेणी का रहता है। तो सही आंसर क्या होगा वो आपको इसमें से खोजना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ए। कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। जो आपने पीछे 7 नंबर प्रश्न में इसकी हमने व्याख्या की थी, जिसमें हमने बताया था कि सतपुड़ा का संबंध जो है वो कहां से रहता है? गुजरात से लेकर के छत्तीसगढ़ तक जो है वो सतपुड़ा श्रेणी का संबंध रहता है। इसी प्रकार से अजंता श्रेणी का संबंध किससे था? महाराष्ट्र राज्य से संबंध रहता है। और अरावली का गुजरात से दिल्ली तक जो है वो अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रश्न के आधार पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा, जिसका विस्तार गुजरात से छत्तीसगढ़ तक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सह्याद्री निम्नांकित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो आपको बतलाना है कि सह्याद्री जो है वो किस प्रकार का पर्वत रहता है। ए ऑप्शन दे रखा है बरसोंत, बी है वलित, सी है अवशिष्ट और डी है ज्वालामुखी। तो ए ऑप्शन है बरसोंत प्रकार का, बी है वलित प्रकार का, सी है अवशिष्ट प्रकार का और डी है ज्वालामुखी प्रकार का। तो इन चारों ऑप्शनों के आधार पर आपको बतलाना है कि सह्याद्री पर्वत जो है वो किसका उदाहरण रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए। क्या रहेगा? बरसोत प्रकार का जो पर्वत है वो कौन सा रहता है? सह्याद्री पर्वत रहता है। बरसोत प्रकार के पर्वत को ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम ब्लॉक पर्वत या होस्ट पर्वत के नाम से पुकारते हैं। ये क्या होते हैं? तो दोस्तों दो समांतर भ्रंशों के बीच में भूखंड के ऊपर उठ जाने से अथवा दो समांतर भ्रंशों के बाहरी भूखंडों के नीचे दस जाने से निर्मित उच्च भूमि या पर्वत। इसका आकार मेज के समान होता है, जिसकी ऊपरी भाग सपाट तथा किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। ऐसे पर्वतों की उत्पत्ति भ्रंशों के कारण होती है, अतः इन्हें बरसोत पर्वत भी कहा जाता है और जर्मन भाषा में इसे हॉर्स्ट पर्वत कहते हैं। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। जैसे कि हमारे पास में अगर देखा जाए तो इसका अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये इस प्रकार से मान सकते हो कि आपके पास में कुछ आकृतियां बन जाती है। तो ये भाग देखो नीचे की तरफ दसा हुआ है और ये भाग क्या हो रहा है? ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो या तो कोई भाग नीचे दस रहा है या कोई भाग ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जिसकी अवस्था के अंतर्गत जो है वो इन ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। तो ये इसकी मूलभूत विशेषता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आपको बतलाना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ए ऑप्शन दे रखा है धूपगढ़, बी है पंचमढ़ी, सी है पार्श्वनाथ और डी है महाबलेश्वर। तो आपको बतलाना है कि छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहती है? ए है धूपगढ़, बी है पंचमढ़ी, सी है पार्श्वनाथ और डी है महाबलेश्वर। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा वो आपको बतलाना है।
तो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी रहती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पार्श्वनाथ जो है वो छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी रहती है? 1366 मीटर जो है वो पार्श्वनाथ चोटी की ऊंचाई रहती है, जिसका संबंध कहां से रहता है? छोटा नागपुर पठार से रहता है। ये इसकी मूल विशेषता रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनके आधार पर आपको बतलाना है कि भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला कौन सी है। तो ए ऑप्शन दे रखा है नीलगिरी, बी है अन्नामलाई पर्वत, सी है नल्लामलाई पर्वत और डी है कार्डामम पर्वतमाला। तो अब आपको बतलाना है कि नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई और कार्डामम पर्वतमालाओं में से ऐसी कौन सी पर्वतमाला है जो भारत की दक्षिणतम भाग के अंतर्गत अवस्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको खोजना है कि सही आंसर क्या रहेगा, नीलगिरी, अन्नामलाई, नल्लामलाई या कार्डामम पहाड़ी। तो कौन सा इसका उदाहरण रहेगा वो आपको बतलाना है। तो सबसे दक्षिणतम भाग जो है वो भारत का पर्वतमाला के रूप में कौन सा रहता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही हो जाएगा। कार्डामम पर्वतमाला जो है वो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला रहती है। तो ये विशेषता हमारे पास में इस प्रश्न की रहती है। तो ये थी हमारे पास में MCQ आधारित आपकी टेस्ट सीरीज, और इसी प्रकार की अगली टेस्ट सीरीज में हमारी पुनः मुलाकात होगी और हमारा नेक्स्ट MCQ टेस्ट टॉपिक जो है वो रहेगा उत्तर का विशाल मैदान। तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के रूप में हम फिर आपसे रूबरू होंगे और आप उसके लिए तैयार रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें और अपना मूल्यांकन जो है वो इन टेस्टों के माध्यम से करते रहें और अपनी जो तैयारी है उसको और अत्यधिक मात्रा में सुदृढ़ बनाने की भूमिका निभाते रहें। और इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज लेकर के मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।